हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के लिए कुछ लेक्चर्स की सीरीज। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 10th क्लास के कुछ लेक्चर्स। तो बच्चों, जिन बच्चों की डिमांड थी कि सर 10th क्लास के लिए भी कुछ अच्छे अच्छे लेक्चर्स डालिए, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 10th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैप्टर है और आपके वेटेज के अकॉर्डिंग भी मार्क्स में काफी अच्छा खासा इसका जो है वेटेज रह जाता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। करें, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक आना चाहिए कि सर चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही क्यों, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं, हीलियम एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही क्यों, और हमें कार्बन ही क्यों पढ़ना है। तो देखो बेटा, कार्बन पढ़ना क्यों है उसकी वजह है। कार्बन इसलिए पढ़ना है क्योंकि कार्बन आपकी अर्थ में जो सबसे ज्यादा, अब देखो इसमें भी कई चीजें समझने की है कि ऐसे देखा जाए तो परसेंटेज वाइज कार्बन का अमाउंट बहुत कम है, लेकिन अर्थ में जितने भी हमारे पास लिविंग सब्सटेंसेज है, चाहे वो एनिमल्स है चाहे वो प्लांट्स है, उनमें कार्बन हर जगह थोड़ा 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 पाया जाता है, मिलता है ना। तो कार्बन एक वर्सेटाइल कंपाउंड है, वर्सेटाइल एलिमेंट है, जो मोस्ट ऑफ अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको बात बताऊं कि हम अर्थ पर सबसे ज्यादा क्या चीज देखते हैं, तो या तो एनिमल्स है या प्लांट्स है। प्लांट्स में जितना भी हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो सेल्यूलोज, स्टार्च जो भी होता है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर एयर में बात करें तो एयर में CO2 कार्बन की फॉर्म में है। मिट्टी में बात करें तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में आपके कई जगह पे अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं, ओर्स कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे कार्बन हर अलग अलग एनिमल्स में, हम आपको पता है जितने भी बोन्स हैं वो कार्बोनेट्स होती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह में, तो हर एनिमल में कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट होता है। In spite of the percentage of carbon, abundance of carbon is very low, but the versatility, that is the availability of carbon is very high. So हम लोगों को कार्बन को पढ़ना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करें कि कार्बन का जो इमेंस सिग्निफिकेंस है टू अस इन द बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड द कंबाइंड फॉर्म, दोनों में होता है। एलिमेंटल फॉर्म में भी कार्बन की अपना रोल है और कंबाइंड फॉर्म में भी कार्बन अपना कई तरह से अपने को यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिखाता है। सबसे पहली चीज, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है, कार्बन बेस्ड होती है। डेली यूज की अगर आइटम्स की बात करें, फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए, मेडिसिन हो गए, एंड बुक्स वगैरह, कागज जो बनता है ना, मैंने कहा ना प्लांट तो मोस्ट ऑफ कार्बन के ही कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो ऐसे सब में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, और यही वजह है कि हमको कार्बन को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। Despite of its high importance, the amount of the carbon available is very low. मैंने अभी बोला अर्थ की सरफेस पर आपको कार्बन का अमाउंट जरूर कम दिखेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी हर जगह नजर आएगी। तो देखो बेटा, कार्बन की ये आपका पहला एक टाइप का छोटा स्मॉल क्वेश्चन बन सकता है, अर्थ क्रस्ट। सर क्रस्ट क्या होता है? तो बेटा अर्थ की सरफेस जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसका लगभग से लगभग 3 से 4 इंच का जो हिस्सा होता है, स्टार्टिंग वाला जो 4-5 इंच कोई वेरी करता है, ये जो हिस्सा है ये अर्थ की क्रस्ट कहलाती है ना। तो उस क्रस्ट पर कार्बन का ओनली 0.02% प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जैसा कि हमने बात की थी, कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, कोल्स वगैरह की फॉर्म में और पेट्रोलियम वगैरह की फॉर्म में आपको मिलता है कार्बन, राइट। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ओनली कार्बन का 0.03% है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, 0.03% है आपका एटमॉस्फेयर के अंदर, और अर्थ क्रस्ट पे बात करें तो कार्बन का क्या आ जाएगा, 0.02%। बहुत कम है, लेकिन ये काम का बहुत है। आगे देखिए, आगे हम बात करें तो कंपैरिजन विद द आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं। दो तरह के कंपाउंड होते हैं बेटा, एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड, एक होता है आयोनिक कंपाउंड, है ना। हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन सारे कंपाउंड्स कैसे बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं बेटा। कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। नॉन मेटल एंड नॉन मेटल दोनों जब कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना। जैसे हाइड्रोजन और Cl,
हाइड्रोजन और Cl की बात करें तो हाइड्रोजन एंड Cl2 जो है वो दोनों मिलकर HCl बनाता है, जो कि क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, CO2, ये भी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाता है NH3, ये भी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा आयोनिक कंपाउंड की, तो आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। मेटल बनाता है बेटा कैटायन, नॉन मेटल बनाता है एनायन। तो कैटायन और एनायन के बीच में आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। NaCl वगैरह ये क्या हो जाते हैं, आपके आयोनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, राइट। तो कंपैरिजन क्या कर रहा है, तो देखो अनलाइक आयोनिक कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स आर यस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना कार्बन जो है वो एक पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन याद रखना, और वो एक्सेप्शन आपको काफी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है वो ही कार्बन का एक एलोट्रॉप है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है यहाँ पे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स या कार्बन के 99% कंपाउंड्स कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। बट ग्रेफाइट की हम बात करें तो वो क्या हो जाता है, आपका गुड कंडक्टर हो जाता है, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयंस, राइट। They have relatively low melting point and boiling points, है ना, which indicates that the intermolecular forces between these are the weak। तो कार्बन और कार्बन के बीच के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड से कंपैरेटिवली वीक होते हैं। ये हम लोग जब हम मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तब आपको आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, तब आपको बताया जाता है कि आयोनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन दी कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड से, करेक्ट। तो यहां पर ध्यान रखना है। अब हालांकि यहां पर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है डायमंड के लिए। तो आपको पता है डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या यूं कह दीजिए वो जो रिजिड होता है काफी उसकी अच्छी जो है, हम कह सकते हैं डायमंड की बात करें तो डायमंड काफी आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक्सेप्शन जो है वो डायमंड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है, उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई हो जाते हैं, करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम अगर बात करें तो देखिए इधर अब कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की जो बात कर रहे थे हम लोग कार्बन की कंपाउंड्स की, तो वो कैसे क्या है। तो देखो एसिटिक एसिड, इन सब नामों से थोड़ा सा आपको रूबरू होना है। ये कंपाउंड्स ये सब चीजें आगे आने वाली है, इन सब नामों को आपको धीरे धीरे याद रखना पड़ेगा। तो देखिए एसिटिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 290 केल्विन होता है ना। अब आपको पता हो तो 273 केल्विन तो आपका रूम टेम्परेचर ही हो गया, 273 तो आपका 0 डिग्री हो गया, है ना। 298 तो आपका हो गया रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये तो काफी लो हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है 391। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं माना जा सकता। तो कहने का मतलब है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, काफी लो होते हैं। एसिटिक एसिड की बेटा बात करूं तो इसको हम आगे जाके इसका IUPAC नाम याद रखेंगे और वो हो जाएगा इथेनोइक एसिड। मैं इसका प्रिपरेशन वगैरह भी आपको समझाऊंगा कि इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड बोलते हैं। कहाँ मिलेगा बेटा आपको ये आपको विनेगर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, विनेगर में मिलेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स याद रखना। फिर हम बात करेंगे बेटा क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला देख लीजिए, CHCl3 बोलते हैं इसको। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 209 और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी लो होता है 334। आगे बात करते हैं इथेनॉल CH3CH2OH। कभी कभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में C2H5OH भी लिखा जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा कम है 156 और बॉइलिंग पॉइंट 351 है। एंड मीथेन जिसको हम लोग मार्स गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, मार्स गैस। तो ये भी जो बेटा होता है इसका भी मेल्टिंग पॉइंट 90 और बॉइलिंग पॉइंट 111 है। क्या सर हमको ये याद रखना है, नहीं याद नहीं रखना है, बट आपको पता ही होना चाहिए चीजें कि किन के बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स किसके लो है, काफी कम है, काफी ज्यादा है, ये कुछ। अगर आगे बात करें हम लोग, अब हम क्योंकि हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है कार्बन, तो हमें कार्बन के बारे में तो डिटेल में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करें, देखो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। याद रखना बेटा, एटॉमिक नंबर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, Z। तो Z इसका कितना हो गया, 6 हो गया। आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, एटॉमिक नंबर ही क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ
प्रोटॉन होते हैं और ये कितने होते हैं, इसमें भी 6 होता है, राइट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 2 and 4। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए भाई, एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होता है, 6। अगर हम एटम की कार्बन के एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कार्बन के पास में पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 and 4 हो जाएंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सर ये क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीधा मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने हैं उसका एक अरेंजमेंट लिखना, है ना। तो इसका लिए हम बात करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शेल में कितने हैं 2, तो सेकंड शेल में कितने हैं 4, तो ये क्या माना जाता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। K में 2 और L में कितने होते हैं 4। थोड़ा सा अगर मैं एक्स्ट्रा बताने की सोचूं तो आप याद रखना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। बेटा ये क्या है, मैं देखो ये तो बताने की कंडीशन में हम नहीं है क्योंकि ये 11th के अंदर चीजें आती है, बट फिर भी अगर कहीं किसी अच्छी रेफरेंस बुक में लिखा हुआ मिल जाए कि ऐसा कुछ होता है तो कम से कम आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसको कहते हैं। 10th के अंदर आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना होता है 2 and 4। ये क्या बताता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ही बताता है, बट ये थोड़ा सा डेप्थ में बात चली जाती है, वो आपके कोर्स में है नहीं, बस अगर आप चाहें तो इसको आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं टू अचीव अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट इट नीड्स टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन आएगा। देखो आपने ये चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि जब भी कोई एटम की बात करेंगे तो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 काम करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, गेन करेगा, या वो इलेक्ट्रॉन की करेगा शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से बनता क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से क्या बनता है आयोनिक बॉन्ड। अब समझना क्या है, कार्बन दोनों करने की कोशिश करेगा बिल्कुल, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की बात करे तो इसमें चाहिए बेटा बहुत सारी एनर्जी। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो ये आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, भाई या तो वो रिमूव कर लेगा चारों इलेक्ट्रॉन्स, रिमूव करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है ना। और अगर उसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तब भी वो अवेलेबल होने चाहिए, एक साथ कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ऐसा दोनों केस में पॉसिबल नहीं है। ना इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल है, मतलब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, और ना ही कार्बन कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इन दोनों केसेस में एनर्जी का काफी सारा कंट्रीब्यूशन लगता है जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन तो नहीं कर सकता। तो कार्बन के पास ऑप्शन क्या बचा, एक, वो क्या है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होगी। यस, कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है, राइट। चलिए देखिए, तो वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, इसी का आपको मैंने अभी आंसर दिया। इसका आंसर देखो आगे क्या मिलता है हमको, देखो इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, देखो जरा अगर हम बात करें तो क्या कह रहे हैं, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 माइनस आयन। बेटा अब 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा C4 माइनस आयन, बट ऐसा नहीं होता है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियस विद ओनली 6 प्रोटॉन। थोड़ा सा आप इसको समझना, आपने टग ऑफ वॉर देखा होगा, ये अपना बीच का एक लाइन है और यहाँ पर एक क्या है आपका एक रोप है, ठीक है। यहाँ पर लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, वो यहाँ से रस्सी खींच रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर रस्सी खींच रहे हैं। अब आप सोच के देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर टोटल खींचने वाले बच्चे कितने हैं, टोटल 6 है, कितने हैं 6 है, ये देखो 3 and 3 6, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे अगर 10 हो जाए, 4 5 6 7 8, तो ये 4 4 8 और 9 और एक 10 हो जाए, तो टग ऑफ वॉर में कौन जीतेगा, ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी तरफ इस तरफ लेके जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस तो बेटा ओनली 6 प्रोटॉन रख रहा है, लेकिन बाहर टोटल यहां 2 और यहां 4 थे, है ना। अब अगर 4 और आ जाए, 4 इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाए तो ये प्रोटॉन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। ये जो अंदर वाले 6 प्रोटॉन्स है ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाएगा उसको
अपने पास बांध के नहीं रखेगा, बॉन्डेड नहीं रखेगा, तो ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियस विद ओनली 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 6 तो खुद के ओरिजिनल एंड 4 अगर एक्स्ट्रा ले आता है तो ऐसे केस में ये स्टेबिलिटी नहीं लाएगा। दूसरे केस में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो बेटा अगर ये लूज भी कर ले तो ये लूज करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। कैसे, वही सेम चीज, आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं बेटा 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने को जितनी एनर्जी चाहिएगी ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे भी ज्यादा चाहिएगी, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम 4 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल ही नहीं पाते, राइट। तो कुल मिलाकर बेटा बात यह है कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो इट वुड रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स होल्डिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद अदर कार्बन एटम्स और विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, ना इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, और ऐसे केस में वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें अगर सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की, तो देखो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने अभी आपको बताया, बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना बेटा, ये जो 2 एटम्स है मैंने आपको कहा था दोनों ही कैसे होने चाहिए, मोस्ट ऑफ केसेस में सारे दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो मोस्टली ये कहा जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हमेशा नॉन मेटल्स के बीच बनते हैं, जबकि आयोनिक बॉन्ड्स एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच बनता है, राइट। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन है, एक नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, और इनके बीच में क्या बन जाता है, एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है ना। तो हम इसको H' लिख देते हैं, राइट। 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लाइक दिस, करेक्ट। अब आगे देखिए आप, अगर हम आगे बात करें क्लोरीन मॉलिक्यूल की, तो देखो बेटा क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कैसा, क्लोरीन के दूसरे पास भी क्या होता है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये इसके साथ शेयरिंग करेगा और ये इसके साथ शेयरिंग करेगा। तो ऐसे में क्या हो गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया दूसरे क्लोरीन एटम के साथ, और इस तरह से क्लोरीन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसा करके क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम सिंपली Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख लेते हैं, है ना। तो एक हो गया ये। ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, समझना बात को। देखो सबसे पहले तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके लिए बेटा आप लोगों को वही आपको पहले तो पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट K में कितने भरते हैं बेटा, 2। तो बताओ L में मैक्सिमम कितने भर सकते थे, 8। लेकिन अभी क्योंकि हम लोगों का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8, तो 2 तो आ गए। तो इसका मतलब L में कितने आने वाले हैं, 6। मैंने यही किया है, और वही 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहाँ रख दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में रख दिए, इस तरह से। अब दूसरे ऑक्सीजन के पास भी सेम यही है, तो दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 6 कहीं भी लगा दो आप, यहां लगा दिया। अब क्या होगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से शेयर करेगा, और ये वाला किससे शेयर करेगा, जिससे क्या बन जाएगा बेटा, O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से हम O2 मॉलिक्यूल लिख देते हैं। बोलो क्लियर। ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, वैसे इनको हम आगे जाके क्या नाम देंगे, इनको बोलेंगे लुईस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको बेटा, लुईस स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। थोड़ा बहुत अगर ध्यान रख सको तो याद रखना। आगे हम बात करें अगर, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अगेन देखो बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो K में कितने जाएंगे, 2, तो L में कितने जाने वाले हैं, 5। तो मैं लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगा, 2 और 3, 5। और अब दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास में भी कितने बेटा, 5। तो ये लीजिए, इसके साथ इसकी शेयरिंग हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन्स की, इसके साथ इसकी शेयरिंग हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन्स की। और आप नाइट्रोजन को सिंपली कैसे लिख लेते हो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन।
और ये जो ऊपर दो दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, इनको हम आगे जाके क्या बोलेंगे, लोन पेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, लोन पेयर्स। तो ये हो गया बेटा नाइट्रोजन का बॉन्डिंग, राइट। अब आता है बेटा वाटर मॉलिक्यूल की बात। अब वाटर मॉलिक्यूल को कैसे बनाना होता है, ऑक्सीजन के पास बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। ये लीजिए अपने पास 6 हो गए। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 1। तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ने यहां से शेयरिंग करी बेटा, और ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, ये कर लिया ऑक्सीजन ने शेयरिंग। अब ऐसा करके देखो, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, वो ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं करेगा। ऑक्टेट रूल नाम की एक चीज आपने पढ़ी होगी, वो क्या कहता है बेटा, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल सिंपली आपको एक बात बोलता है, each and every atom has tendency to acquire nearest inert gas configuration। हाइड्रोजन के पास नियरेस्ट गैस कौन सी है, हीलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, 2। तो आपके पास में यहाँ पे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी, करेक्ट। आगे देखते हैं। अब देखो अमोनिया मॉलिक्यूल, ये भी अच्छी बात है। देखो नाइट्रोजन के पास अभी हमने क्या कहा था, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो जब नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले रहा था। अभी यहां पर आपके नाइट्रोजन के साथ कौन है, H, 3 हाइड्रोजन एटम्स है। तो हाइड्रोजन एटम्स के पास तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो हाइड्रोजन एटम क्या कर लेगा, वो यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड बना लेगा, और नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन के साथ में थ्री सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से देखो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो पता है इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया आपका अमोनिया की स्ट्रक्चर्स। 1 नाइट्रोजन एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन विद द 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड टू अचीव द स्टेबिलिटी। ये भी आपको याद रखना है। मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन में कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 4। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन के क्या हो गए बेटा, ये डुप्लेट कंप्लीट, और कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं CH4 या मीथेन गैस, या इसी को हमने मार्स गैस बोला था, है ना। इसमें कार्बन जो होता है वो अपने टेट्रावेलेंट, मतलब देखो कार्बन का केस सिंपल सा है, कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और कितने बॉन्ड बनाएगा, टोटल 4। अब इन 4 बॉन्ड्स में 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इन्हीं 4 बॉन्ड्स में एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है ना। चारों के चारों सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, है ना। एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये सारी वैरायटीज हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। मीथेन जो है वो वाइडली यूज्ड एज द फ्यूल एंड द बायोगैस एंड द सीएनजी गैस। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब आता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, है ना। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। मतलब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के साथ ही अटैच होकर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। और आप याद रखेंगे डायमंड जो होता है, उस डायमंड में कार्बन ही एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं और वो इतनी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इसे डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंसेस बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब 2 एटम से 2 मॉलिक्यूल से उनके बीच के फोर्सेस जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होने की वजह से वो उनको क्या बना देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस की बात कर रहा है ये, तो उसको हम कहते हैं द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक, दिस इज व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो समझना, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्सेस यहाँ पे वीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है विद इन द मॉलिक्यूल वो काफी स्ट्रॉन्ग है, पर फोर्सेस जो है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। आगे देखिए आप, द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन, ये मैंने अभी आपको बात बताई। द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन का सिंपल सा मतलब है कि कार्बन कहां काम आएगा। तो हमने अभी बोला प्लांट्स, एनिमल्स, मोस्ट ऑफ केसेस में कार्बन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला बेटा, वर्सेटाइल बोला। सबसे वर्सेटाइल नॉन मेटल है जो इमेंस सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में रखता है। इट इज फाउंड इन बोथ इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब हो गया डायमंड एंड ग्रेफाइट,
बेटा एलिमेंटल फॉर्म का मतलब हो गया कि कार्बन जो है वो अकेला ही है, कार्बन के साथ और कोई अटैच्ड नहीं है, तो वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म है। अभी मैंने आपको बना के भी बताया था कि कार्बन जो है वो फर्दर और कार्बन से अटैच होता रहता है, तो कार्बन ही है इसके साथ, और कोई दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ नहीं है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी? एलिमेंटल फॉर्म। ग्रेफाइट में भी कार्बन कार्बन के साथ हेक्सागोनली बॉन्डेड होता है, वो भी उसकी कौन सी फॉर्म है? एलिमेंटल फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो बेटा कंबाइंड फॉर्म में देखो CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी क्या कहलाएगी? इसकी कंबाइंड फॉर्म। जब कार्बन के साथ अदर एलिमेंट भी काम आते हैं तब उसको कंबाइंड फॉर्म बोलेंगे। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फंडामेंटली कार्बन बेस्ड होते हैं। डेली यूज के लिए भी ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। देखिए बेटा, अब अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास एक टॉपिक आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना। तो एलोट्रोप्स ऑफ, पहली बात तो एलोट्रोप्स क्या है तो सुनो, allotropes are the different form of one element which has same chemical properties but their physical properties are different। मतलब एक बात यह है कि कार्बन के कुछ फॉर्म्स है, आपके पास कार्बन की कुछ फॉर्म्स है, उस कार्बन की फॉर्म में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है, बट उनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो क्या है? उनका सेम है। तो इस ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे फॉर्म्स क्या कहलाती है? उनकी एलोट्रोप्स कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट लगा देना, ऐसे डेफिनेशंस आपके आते हैं। तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई तरह का चेंज नहीं है, बट वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? एलोट्रोप्स बोलेंगे। अब एलोट्रोप्स कितने होते हैं कार्बन के? तो कार्बन के बेटा 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एक हो जाता है आपका डायमंड, एक हो जाता है आपका ग्रेफाइट, एक हो जाता है आपका फुलरी। ठीक है ना। ये 3 फॉर्म्स आपको याद रखनी है, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर डायमंड की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो होती है उसमें कार्बन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। अभी जस्ट हमने पीछे बात की थी, मैं वापस बना के बता देता हूं। कार्बन कोवैलेंटली अदर कार्बन एटम के साथ क्या रहेगा? बॉन्डेड रहेगा, और फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, है ना। ये कौन सी स्ट्रक्चर कहलाती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाती है। 4 एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं कार्बन के अंदर, ये कुछ इस तरह से होता है ना। प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ना। कौन? डायमंड की बात हो रही है। नॉन कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड को हम लेबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखना आप लोग, अब डायमंड उतना महंगा नहीं रहा जितना कुछ सालों पहले हुआ करता था। देखो कोल माइंस के अंदर डायमंड लगभग देखने को मिलता है। कोयला भी क्या है? एक तरह की कार्बन की फॉर्म है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एक लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर यही कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? आपका डायमंड में कन्वर्ट होता है। अब हम यही सारी कंडीशन अगर लैब में अप्लाई कर दें और वो सारी सिचुएशन क्रिएट कर दे तो हम डायमंड्स को बना सकते हैं। एक ऐड आती थी, हीरा है सदा के लिए, तो बेटा ऐसी बात है अब हीरा उतना कीमती नहीं रहा जितना हम पहले मानते थे, है ना। तो अब आपके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है डायमंड पहनना, क्योंकि डायमंड को हम जब लैब में बना लेते हैं तो फिर डायमंड जो है वो थोड़ा चीप हो गया। यस, कुछ डायमंड्स जो रेयर है, जो अभी तक हम लैब में उस तरह की फिनिशिंग नहीं ला सकते, वो डायमंड्स आज भी कीमती है और वो रेयर है। लेकिन जो नॉर्मली डायमंड्स की बात करते हैं उनको हम लैब में इजीली बना सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रेफाइट जो सेकंड आपका एलोट्रोप आ जाता है वो क्या है? तो देखो बेटा, डायमंड में तो मैंने आपको बताया कि कार्बन टेट्राहेड्रली एक दूसरे कार्बन से अटैच्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम हेक्सागोनली दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है, राइट। तो ऐसे में आपका जो कार्बन है वो मैक्सिमम 3 ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना पा रहा है, मैक्सिमम 3 कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना पा रहा है। तो जो 4th कार्बन का जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन जो है, हालांकि वो भी आगे फर्दर बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स वगैरह की इसमें थ्योरीज में आता है, बट बेसिकली वो कार्बन के जितना स्ट्रांग नहीं रहता। तो कार्बन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाने की वजह से थोड़ा सा डायमंड के कंपैरेटिवली वो वीक
कह सकते हो आप पैकिंग शो करता है। वीक पैकिंग शो होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट हो जाता है, मतलब जैसे डायमंड बहुत हार्ड था वैसा ही ग्रेफाइट आपका क्या हो जाता है, काफी सॉफ्ट हो जाता है। और ग्रेफाइट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके जो पेंसिल्स आती है उसकी जो लीड्स है ना, वो लीड्स अगर आपने कभी हाथ में ली होगी तो आपने देखा होगा बहुत स्लिपरी होती है। और वो स्लिपरी क्यों होती है, क्योंकि वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। और उनमें ऐसा किस वजह से होता है, तो बेटा ऐसा उनमें इस कार्बन की स्ट्रक्चर की वजह से होता है, जो कि हेक्सागोनली एक दूसरे से अटैच्ड होती है। Each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom in the same plane forming a hexagonal layer. One of these is a double bond. अब ऐसा कहते हैं कि इनमें से एक एक क्या हो जाएगा, इनका डबल बॉन्ड होता है। अब ये चीजें आगे जाके डेप्थ में समझाऊंगा। बेसिकली एटम 3 ही है। हाँ, एक कार्बन दूसरे से डबल बॉन्ड बना लेता है, बट टोटल एटम कितने हैं, 3 है। तो कंपैरेटिवली जो डायमंड था, डायमंड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता था, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो उतनी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। करेक्ट। स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री। ये मैंने अभी पीछे भी बताया था और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड एलोट्रोप आपका आ जाता है बेटा फुलरीन। फुलरीन को हम C60 कार्बन बोलते हैं, मतलब C60 मतलब इसमें कार्बन के टोटल 60 एटम्स होते हैं। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बकमिस्टर फुलरीन, तो बकमिस्टर फुलरीन ने डोम शेप का एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। वो जस्ट लाइक आपके फुलरीन जो है, उस वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, फुलरीन। एक डोम शेप की स्ट्रक्चर बनती है और उस वजह से हम लोगों ने कार्बन की स्ट्रक्चर को C60 को फुलरीन नाम दे दिया। ठीक है। अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप, इसमें C60 टोटल कार्बन होते हैं, अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, जियोडेसिक डोम बोलते हैं उसको। तो डोम शेप में ये होने की वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं, बकमिस्टर फुलरीन के नाम से क्या बोल सकते हैं इसको, हम फुलरीन बोलते हैं। इसका एक और नाम है बकी बॉल, है ना। कई बुक्स में आपको यहाँ पे इसको बकी बॉल देखने को भी मिलेगा। ये C60 के लिए ही बोला जाता है। करेक्ट। आगे बात करते हैं, यस, बाय कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, वही सेम चीज, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन को वो ऐसे बोल सकता है, वाई कार्बन फॉर्म्स वर्सेटाइल कंपाउंड, वर्सेटाइल कंपाउंड्स, या वाई कार्बन इज वर्सेटाइल। तो कार्बन वर्सेटाइल क्यों है या मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, उसकी दो मेन रीजन आपको याद रखनी है। दो मेन आपके दे रखी है, बाकी ये वाला आप एक्स्ट्रा में इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले आता है बेटा कैटेनेशन। कई बार तो सिंपल सा शॉर्ट नोट कैटेनेशन के ऊपर अलग से पूछ लेते हैं, है ना। तो कैटेनेशन क्या होता है, द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स गिविंग राइज टू चेन्स, ब्रांच चेन्स और क्लोज्ड रिंग्स। देखो क्या मतलब हुआ, कार्बन के पास एक यूनिक जो कह सकते हो आप, है ना, पावर होती है। कार्बन अदर कार्बन एटम्स के साथ, टोटल 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है इस तरह से। एक तो ये, और ऐसा करके वो कितनी लंबी ब्रांच बना सकता है। मतलब अगर एक कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन फर्दर आगे और कार्बन के साथ, ये आगे और कार्बन के साथ, ऐसे कई सारी लंबी चेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ब्रांच बना सकता है, साइक्लिक चेन बना सकता है। जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे करके एक साइक्लिक चेन का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसे क्या बनाती है, कैटेनेशन पावर इसको बोलते हैं। तो राइज टू अ लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटेनेशन बोलते हैं। टेट्रावैलेंसी, मैंने अभी आपको बोला कि कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। टेट्रा मींस क्या होता है, 4। वैलेंसी मींस टोटल बॉन्ड्स। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 अदर मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब होता है जो एक ही बॉन्ड बनाता है, मोनो का मतलब भी क्या होता है, 1। तो जो एक एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, उन ऐसे कितने एटम्स जुड़ सकते हैं उसके साथ, 4। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो कार्बन टोटल कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है, 4 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो सकता है। तो मोनोवेलेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। मल्टीवेलेंट मतलब क्या हो गया, मल्टीवेलेंट मतलब जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो जैसे आपको याद होगा हमने नाइट्रोजन की बात की, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ भी अटैच हो सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये प्रॉपर्टी कार्बन की जो है वो उसे वर्सेटाइल और थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाती है। एक और छोटी सी चीज है, स्मॉल एटॉमिक साइज। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है,
तो इसकी एटॉमिक साइज भी थोड़ी छोटी होती है और उस वजह से इसका न्यूक्लियस जो है वो इनेबल इट्स न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी स्ट्रांगली एंड मेकिंग इट्स बॉन्ड वेरी स्टेबल। मतलब स्मॉल साइज होने की वजह से कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में उनको वो अच्छे से होल्ड कर पाता है। जितनी बड़ी साइज होगी उतना ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा और जितनी स्मॉलर साइज होगी उतना ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली होल्ड कर पाता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपकी बुक में नहीं है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे और उनके आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में बात करें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।